नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। लॉकडाउन में लंबे वक्त से फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की वापसी अब शुरू हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाया जा रहा है और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी आ रहे हर मजदूर की जांच की जाएगी और उन्हें राशन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपील की कि कोई भी मजदूर पैदल वापस ना आए। प्रवासी मजदूरों के पैदल आने की घटना पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी कामगार और श्रमिक जनों से अपील है कि आप लोग दूसरे प्रदेश से घर आने के लिए साइकिल से या पैदल ना चलें, थोड़ा धैर्य रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार अन्य राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षित वापसी की पूरी कार्रवाई कर रही है और यह युद्ध स्तर पर आगे भी बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जो फैसले हैं उसके बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यह निर्देश दिया और अपील की कि प्रदेश के सभी प्रवासी कामगार श्रमिकों को के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। सभी श्रमिकों कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो भी श्रमिक और कामगार हैं उनकी सकुशल प्रदेश में वापसी के लिए उनको व्यवस्थित रूप से मेडिकल स्क्रीन करके फिर उनको अपने घर तक होम क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था बहुत ही मजबूती से की जा रही है। और ऐसे में कहीं भी व्यक्ति यदि कहीं भी हमारे श्रमिक या कामगार साथी हैं तो पैदल ना चलें और पैदल चलने से एक और बीमारी का खतरा भी है, सुरक्षा का भी खतरा है। और उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल ना चले, कतई ना चले। सऊदी अरब में फंसे भारतीय कामगारों को लेकर 9 मई को विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शारजाह से लखनऊ आएगी। इस उड़ान से 177 यात्री स्वदेश लौटेंगे। इन सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा और इस स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दी है। कल जो फ्लाइट 9 तारीख को आनी है, जिलाधिकारी लखनऊ ने कल वहाँ पर जाकर के उसका निरीक्षण किया। एयरपोर्ट का सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। डायरेक्टर एयरपोर्ट और सभी अधिकारियों से मेरी बात हुई और हमारी पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है। जो भी यात्री वहाँ से आएंगे उनकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाएगी और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, पीपी किट के साथ पूरा मुस्तैद रहेगा। उनकी स्कैनिंग पूरी प्रॉपर की जाएगी और उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। ये क्वारंटाइन सर लखनऊ में ही होगा कि अलग अलग जगहों पे? जो लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में 1000, 2000, 3000 3 श्रेणी के होटल हैं। जहाँ वो रुकना चाहेंगे वहाँ भुगतान के आधार पर रोके जाएंगे 14 दिन के लिए। ठीक है। जो लखनऊ के बाहर के लोग हैं उनको उनके जिलों में बस और टैक्सी के माध्यम से वो वहाँ पर भेजे जाएंगे, लेकिन प्रशासन की देखरेख में 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद उनकी फिर से जांच कराई जाएगी। उसके बाद अगर वो निगेटिव आते हैं तो उनको उनके गंतव्य, उनके घर सुरक्षित पहुँचाया जाएगा। वहीं नोएडा में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है। 61 वर्षीय व्यक्ति नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट कराया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीती देर रात उन्हें ग्रेटर नोएडा के जेम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले पर बोलते हुए डीएम सुहास एलवाई ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देर पहले जिम से यह सूचना आई है
एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस के साथ जिम्स में जब कोरोना पॉजिटिव निकले थे तब एडमिट हुए थे। तो इससे कुछ दिन पहले ही वो जनपद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी समस्याओं के साथ एडमिट हुए थे। तो जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन यह मिला है कि मूलतः यह लखनऊ की निवासी है और दिल्ली में इनके साथ में रहने वाले भी सरकारी नौकरी में जाते थे। कुछ संपर्क उनके साथ भी इनका रहा है। एक तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से इनको कहाँ से हुआ और इनके संपर्क में जो आए हैं तो उनके बारे में पता की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर बात करें तो ये इनिशियल स्टेज पे मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहाँ पे क्या काम किया जाएगा सैनिटाइजेशन का, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स और वो थे उनको भी क्या क्वारंटीन किया जाएगा? आप जानते हैं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आगरा से भी जो कोविड-19 पॉजिटिव में काफ़ी कुछ सीरियस कंडीशन में यहाँ आके अभी इलाज करा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लोग अन्य जनपद से भी आते हैं क्योंकि यहाँ टर्शियरी केयर और एडवांस्ड केयर है। अतः समस्त हॉस्पिटल्स को जितने भी निजी चिकित्सालय भी है उनको प्रोटोकॉल्स दर्शाया गया है। उनको कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार का कहना है कि हिजबुल कमांडर रियाज नायको की मौत की सफलता का सेहरा यूं ही नहीं बांधा जा सकता, बल्कि इसके लिए 6 महीनों तक अथक मेहनत उनकी कई टीमों को करनी पड़ी थी। उनके इस बयान पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले तो जो इंडियन आर्मी और सुरक्षा बलों का जो ये परफॉर्मेंस है बहुत ही सराहनीय है, उल्लेखनीय है, सम्मान करने लायक है। दूसरी बात है कि ये एक उस अप्रोच का नतीजा है, उस स्ट्रैटेजी का नतीजा है जिसमें जो इंडियन आर्मी की सोच है, स्ट्रैटेजी है कि यदि किसी संगठन को हराना है, किसी संस्था, आतंकी संस्था को हराना है, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला जो नेतृत्व है, उसको जो टॉप कमांडर्स हैं उसको मार देने की जरूरत है। उस संगठन को टॉप लीडरशिप विहीन कर देने की जरूरत है, उस नेतृत्व को ख़त्म कर देने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप यदि किसी आर्मी को हराना चाहते हैं तो राजा को हराइए, किंग को हराइए, या उसके सेनापति को हराइए। ये दोनों में से किसी को मारिएगा, सिपाही तो ऐसे ही सरेंडर करेगा। तो वही इंडियन आर्मी की स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अभी नायकू को मारा गया, अभी हैदर को मारा गया, और ये ऑफेंसिव इस तरह से चलता रहेगा। सबसे सराहनीय बात है कि जब कई परिस्थिति के कारण, जब लोग कोविड-19 के कारण घर में लॉकडाउन स्थिति में हैं, आप ये देखिए इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने जान का दाव लगा के, जान की परवाह किए बिना राष्ट्र सेवा में, राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान नोएडा के रोटी बैंक ने भी मिसाल पेश की है। रोजाना यहां हजारों रोटियां उन लोगों तक पहुंचाई जाती है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। और खास बात यह है कि ये रोटियां यहां की सोसाइटीज के लोग अपने किचन में बनाकर दे रहे हैं। और इस बाबत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास जो भी आजीविका के साधन थे वो इस लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। इसलिए कम्युनिटी किचन संचालित की गई और यहाँ अथॉरिटी क्षेत्र में नोएडा अथॉरिटी कम्युनिटी किचन चला रही ही। नोएडा अथॉरिटी के कुछ ऑफिसर्स द्वारा हाउसिंग सोसाइटीज, कुछ लोगों से संपर्क किया गया और उन्होंने रोटी बना के देनी शुरू की गई। तो जो शुरुआत मुझे लगता है 100-150 रोटी से शुरू हुई, वो आज लगभग 40,000 रोटी हमें प्रतिदिन महिलाओं के माध्यम से विभिन्न सेक्टर से प्राप्त होती हैं। ये हमारी किचन्स में आती हैं और किचन से जो हमारी सब्जी और बाकी सामान जो कुक होता है उसके साथ जाती हैं। तो एक बहुत ही नोबल प्रयास है ये। अथॉरिटी तो जो कर रहा है, अथॉरिटी के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे NGOs, बहुत सारे रेजिडेंट्स लगातार कम्युनिटी किचन सेवा से जुड़े हैं और स्पेशली रोटी बैंक के माध्यम से 5 लाख से ऊपर रोटियां प्रतिदिन जो वितरित होते होते 5 लाख से ऊपर हम लोग रोटी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जनपद हमीरपुर के जिला न्यायालय में कल से फिर काम शुरू होगा और अदालत में फिर से सुनवाई शुरू की जाएगी। मुख्य गेट, न्यायाधीश कार्यालय सहित पूरे परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव करने के बाद ही वकीलों सहित आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। सैनिटाइजेशन के कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। खुलने का नजर प्राप्त हुआ है तो इधर सपोर्ट बन था तो कोविड-19 के दृष्टिगत हम लोग ने आज पूरा कोर्ट को सैनिटाइजेशन करने का फैसला किया और उसी के तहत आज पूरे परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। इटावा के एक निजी अस्पताल में मरीजों को सैनिटाइज करने के नाम पर अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया। एएनबी न्यूज की पड़ताल में इटावा के एक निजी अस्पताल में मरीजों को सैनिटाइज करने के नाम पर हो रही अवैध वसूली की पूरी सच्चाई एएनबी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। दरअसल इटावा में स्थित जेके हॉस्पिटल में मरीजों समेत अस्पताल में आने जाने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज करने के नाम पर अस्पताल के कर्मचारी और गार्ड अवैध वसूली कर रहे हैं। मरीजों ने बयान देकर जेके हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज यादव पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर मनोज यादव की शह पर अस्पताल में मरीजों और आने जाने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। अगर ऐसा हुआ है तो पूर्णतः अवैधानिक है और मैं अभी उनसे बात करूंगा और अगर वो ऐसा नहीं रोकते तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश तक भी की जा सकती है। सैनिटाइजेशन करने के नाम पर कोई भी पैसा नहीं ले सकता। ये पूर्णतः अवैधानिक है और उनको तत्काल रोकना होगा ऐसा करना। सैनिटाइजेशन के नाम पर कोई भी पैसे नहीं ले सकता। वो उनके टोटल खर्च साफ सफाई अस्पताल की रखना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर वो इसको तत्काल नहीं रोकते तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं हॉस्पिटल आऊँ, हमारी बिटिया है जो बर्तना से आई है, शादी कर दी थी, तो इनका ऑपरेशन 8 दिन पहले हुआ था, पित्त की थैली निकाल दी है। तो इनसे मिलने के लिए जब भी आती हैं तो 50 रुपये दो। ये बाहर यहाँ बैठ जाते जो छिड़काव कर देते हैं, बोले इसका खर्चा लेते हैं। इनका कहना ये ऊपर दिन दवाई छिड़क देते जो इसका खर्चा लेते हैं। ये कि हमारे पास ये है इसकी हॉस्पिटल, वो रिश्वत का वैसे थोड़ी का रसीद थोड़ी देते इसका। हाँ उसका छिड़काव देते हैं। हमारे सामने परसों एक औरैया से आया तो बेचारा वो मुश्किल से तो यहाँ तक आ पाया वो, और रो के चला गया, मतलब अंदर नहीं आ पाया। कोई कुछ लोग हालत होते 50 रुपये दे नहीं सकते ना उनको। नहीं मिली भगत तो होगी, ऐसे थोड़ी दे सकते अपने आप, बिना मिली भगत के नहीं हो सकता ना। क्या बात कर लेते हो? काय के लेते हैं? सैनिटाइज के लेते हैं जो दवा छिड़की जाती है वो। अच्छा, डॉक्टर का आदेश है? डॉक्टर का आदेश है? किनका आदेश है लेते हो? डॉक्टर का आदेश है और किसका आदेश है? पूरे जिले में कहीं लग रहा है, पैसा आप कैसे ले रहे हो? भैया दवाई नहीं मिल रही तो फिर महंगी आ रही तो हम लगाएंगे, इसमें क्या हो गया। अच्छा, कितने रुपए लेते हैं? केवल 2 आदमी भी लेते हैं बस। कौन पे? जो मरीज साथ रहता है। हाँ, कितने रुपए लेते हैं? 50 रुपये एक मरीज साथ में रहता है। वहीं यूपी में गैर प्रांत से आने वाले मजदूरों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वापसी के क्रम में मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को उनके शहर के बजाय दूसरे राज्य में जा रही ट्रेनों में बैठाकर भेज दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया गुजरात के बड़ौदा से। ट्रेन से गोरखपुर अपने घर वापसी के लिए निकले 12 मजदूरों को बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया। मजदूरों ने ट्रेन में बैठने से पहले अपने पैसे से 760 रुपए का टिकट खरीदा था, लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया। जिस ट्रेन से यह लोग मिर्जापुर के पहाड़ा स्टेशन पर पहुंचे, 5 मिनट के लिए ट्रेन यहां रुकी तो ये लोग उतरकर पैदल डीएम कार्यालय पहुंच गए। भूखे प्यासे इन लोगों की जानकारी डीएम को होने के बाद डीएम के निर्देश पर इन्हें भोजन करवाया गया
और अब इन्हें गोरखपुर भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। सर ये बताएं कि ये गुजरात से आए लोग हैं, कहाँ क्या व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, गुजरात से ये इनको गोरखपुर जाना था, क्योंकि संबंधित ट्रेन में ये नहीं बैठ पाए थे, तो दूसरे ट्रेन में इनके द्वारा अवगत कराया जा रहा है। कुल 12 लोग हैं, ये दूसरे ट्रेन में बैठा दिए गए थे। पहाड़ी जो बॉर्डर पे है वहाँ ये उतर गए हैं और अभी ये पता चला है कि इनको गोरखपुर जाना है, तो मैं व्यवस्था करा रहा हूँ इनके खाने पीने की। कुल 12 लोग हैं, इनको भेजा जाएगा सर। हाँ, थैंक यू। वर्तमान समय में पानी की शुद्धता सबसे बड़ा मुद्दा है और इस समस्या को हल करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकारों ने नदियों का पानी शुद्ध करने के लिए करोड़ों की धनराशि खर्च कर डाली। तो वहीं गत दिनों से चले आ रहे लॉकडाउन ने यह काम बड़ी आसानी से कर दिया। इस समय देश भर की नदियों का जल इतना साफ हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जनपद औरैया की यमुना, सेंगर, अरिंद, पांडु, अनहिया नदियों का पानी लॉकडाउन के बाद बेहद ही स्वच्छ हो गया है। औरैया और जालौन जिले की सरहदों को बांटने वाली यमुना नदी का पानी शीशे की तरह साफ हो गया है। आप किनारे खड़े होकर पानी की सतह को साफ तौर पर देख सकते हैं। अब तो किनारे रहने वाले ग्रामीणों को यमुना का जल पीने के लिए इस्तेमाल करते हुए भी देखा जा सकता है। लॉकडाउन से पहले का जो पानी है, मतलब उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो पहले कम थी, जैसे 6 के आसपास रही होगी, और अभी जो है अब 7.5-8 तक जा रही है। तो जो ये लॉकडाउन की वजह से जो फैक्ट्रियाँ बंद हुए हैं, उसकी वजह से जो उसमें से निकलने वाला सीवेज था वो नदियों में डलता था, अब वो बंद हो गया है। तो इस वजह से पानी की जो गुणवत्ता है वो अब ज़्यादा अच्छी हो गई है लॉकडाउन से पहले के हिसाब से, और पानी का फ्लो भी अच्छा है। अब यमुना का पानी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसका कलर भी अच्छा है, उसमें से अब कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। और उसका सिर्फ यही कारण है कि जो लॉकडाउन की वजह से हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं सिर्फ, तो उस वजह से अब ज़्यादा अच्छा है हमारा पानी। है तुम्हें पता है जो साफ काय हो? हाँ, जो लॉकडाउन लगने से कारण ये कीचड़ फेंका नहीं गया इसमें। अच्छा, तो ये बताओ तुम यहाँ क्या करते हो? सब्जी करते हैं। अच्छा, तो क्या पहले इसका पानी पीते थे? हाँ। और अब पीने लगे। अब पीने लगे। हाँ। तो ये आप जब से यहाँ हो काम कर रहे हो, हाँ। कभी आपने इतना साफ पानी देखा? नहीं देखा है? हाँ। कभी नहीं देखा। हाँ। अच्छा, अब कितना साफ है पानी? पानी बहुत साफ ही है। साफ है। अमरोहा के जंगलों में एक महिला की अधजली लाश बरामद की गई, तो वहीं हत्या कर शव को जलाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल जंगल में जलती आग देखकर ग्रामीण दौड़े तो वहां देखा कि एक महिला के शव को जलाया गया था। ग्रामीणों ने बामुश्किल आग को बुझाया, हालांकि महिला की देह 90% तक जल चुकी थी। तो वहीं आग लगने के कारण अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। यह पूरा मामला जनपद के थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव भेंसरौली का है। ये हसनपुर थाना क्षेत्र के भैंसोली गांव के पास जंगल में एक करीब 35 वर्षीय महिला की लाश मिली है, जो कि पूर्णतः जली हुई है। चेहरा और बाल जलने से बच गए हैं। लाश का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। कैसे महिला कहाँ की बताई जा रही है? अभी शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है, शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सीतापुर जनपद के सदरपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहित सोनिका देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका सोनिका के मायके पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष सदरपुर दिनेश सिंह ने बताया कि मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों पर दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। शीघ्र ही उन्हें जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। मामला ये है कि आज 5 वर्ष पहले अपनी लड़की की शादी की थी, फिर बाद में उसको दहेज के कारण मारते मारते मारा के आवा जावा करी। उसके बाद में यहाँ हम बसर करे के लिए अदा करें, लेकिन आखिर में यहाँ यूँ नतीजा देखने मिला कि हमारी लड़की के यहाँ डंडा रख के गले पर मार दिया गया। उसके बाद में कहा गया कि फसरी लगा दी।
उधर गुरुवार की शाम अंबाला से चलकर करीब 1288 लोग हरदोई पहुंचे, जिनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। सारी व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस, स्वास्थ्य और रेलवे विभाग सक्रिय है। ये जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अंबाला से ट्रेन के माध्यम से करीब 1288 लोग हरदोई पहुंचे, जिनमें हरदोई के अतिरिक्त आसपास के जनपदों के लोग हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग हरदोई जिले के हैं। इन सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग की गई, तो साथ ही इन सभी के खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। और इसी बीच पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के साथ जिले के कई थानों के पुलिस फोर्स वहां निगरानी के लिए मौजूद रही। इसमें लगभग 1288 लोग हैं। ये ज़्यादातर इसमें जनपद हरदोई के हैं, वो आसपास जनपद के भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ से जो लिस्ट आई है उसमें अलग अलग जनपद करके उनकी लिस्ट नहीं बन रही है। नामवार उनकी लिस्ट हमारे पास आई थी, जिसमें कुछ नाम ऐसे थे जिनके एक नाम लिखे हुए, साथ में 20 लोग 25 लोग ऐसे करके उनके साथ में लिखे हुए जो उनके परिवार इत्यादि के, तो उनको लाइन लगा के रेलवे विभाग भी लगा हुआ है। एक एक करके सिंगल करके दोनों साइड से बोगी हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें एक एक बोगी खाली करते जा रहे हैं। उनको लाइन लगा के उनका जनपद, नाम पता। जनपद मैनपुरी के विकास खंड करहल क्षेत्र के ग्राम नादमाई में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सरकार की मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है। दरअसल गांव निवासी किशनलाल आजादी के 70 साल बाद भी शौचालय में रहने को मजबूर है। इसकी जानकारी ब्लॉक से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक है, फिर भी उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये कौन सा गांव है? नानवई। नानवई। जो आपके घर के सामने जो एक वृद्ध हैं, वो शौचालय में रह रहे हैं, किस तरीके से ये जीवन यापन करते हैं? क्या यहीं रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं जैसे रह रहे हैं। लेटरिन में सामान रखे हैं और मेहनत मजूरी आ जाते वहाँ से अपने कर ले तो खाए ले, तो कभी कभी जहाँ मजूरी करने जाते वहीं खाना मिल जाता है, सही खाते पिए तो। अच्छा, उनको कोई आवास वगैरह नहीं मिला सरकार? कोई नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं। जो लेटरिन मिलेगी उल्टी सूदी वो अधूरी डरी है, बाई में सामान रखे हैं। गैर प्रांतों से श्रमिकों की वापसी को लेकर गोंडा जिले में पहली ट्रेन सूरत से पहुंची। इस ट्रेन में गोंडा के अलावा गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर समेत पूर्वांचल के लगभग 10 से 12 जिलों के श्रमिक सवार थे, जिनको गोंडा में उतारा गया। ट्रेन से उतरने के बाद जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई और फिर उन्हें पानी की बोतल और लंच पैकेट देकर रोडवेज बसों के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। यात्रियों को पहुंचाने के लिए रोडवेज की 50 बसें लगाई गई, तो वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गोंडा पहुंचे। संत कबीर नगर के रहने वाले श्रमिक रामनिवास ने बताया कि उसे गोरखपुर तक जाना था, लेकिन उसे यहां गोंडा में उतार दिया गया। अब अधिकारी बसों से उन्हें उनके घर भेज रहे हैं। हम लोग सूरत से आ रहे हैं, मतलब गोरखपुर तक जाना था, तो यहाँ बीच में यहाँ गोंडा उतार दिए। यहाँ से हम लोग के बस से घर बोल रहे हैं। क्या टिकट भी खरीदा था? हाँ, टिकट खरीदा। क्या काम करते थे? हीरा में। क्या काम करते थे? हीरे में काम कर रहा था। तो वहाँ बुलाया जा रहा है, क्या जाएंगे फिर वापस? ऐसे माहौल है तो हम लोग क्या जाएंगे? वहाँ के लोग अपने घर से पैसे मंगा हम लोग, कोई देने का पैसा नहीं, घर से किराया मंगाया, क्या करें? हम लोग का खाने के पास पैसा ही नहीं था, तो किराया घर से दूसरे से मांगा, क्या करें? गोंडा में स्टेशन पे हमारे आई है। ये ट्रेन पहले गोरखपुर तक प्रस्तावित थी, पर क्योंकि गोरखपुर में अत्यधिक ज़्यादा संख्या में ट्रेनों का आज आवागमन हो गया, तो इसलिए इस ट्रेन को कट शॉर्ट करते हुए गोंडा में ही खत्म किया गया है। इसमें लगभग 1200 यात्री सवार हैं और इसमें जो हमारे पूर्वांचल के तकरीबन 10 से 12 जनपदों के यात्री हैं, जिनको 45 की संख्या में बसों से आज ही उनके गंतव्य स्थान तक रवाना किया जाएगा। यहाँ पर उन सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उसके बाद उनके सभी के पता, नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन नोट करते हुए उनको पानी और जलपान की व्यवस्था करते हुए उनको अपनी बसों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जा रहेगा। जो उनके गंतव्य जनपद है, वहाँ पर उन जनपदों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना दी जा रही है, ताकि जब ये जनपद में पहुंचे तो इनको होम क्वारंटाइन करना है या उनको स्क्रीन करके उनको किसी शेल्टर होम में रखना है, उसकी व्यवस्था करी जा सके। क्या अपने गोंडा के भी हैं इसमें कुछ श्रमिक? जो अभी तक हमारे पास सूची आई थी, तो उसमें इस गाड़ी से आने वाले 2 यात्री गोंडा के थे, परंतु जब सभी यात्रियों की लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ही ये कन्फर्म कर पाना संभव होगा कि कितने यात्री इसमें गोंडा के हैं।
वहीं जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब कार सवार सुंदर नामक व्यक्ति अपने पिता की अस्थियां विसर्जन करने के लिए 2 अन्य लोगों के साथ तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर जा रहा था। कार की तेज रफ्तार होने के कारण कार हाईवे पर खड़े मिनी ट्रक में जा घुसी और तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिनी ट्रक में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिनको उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। कि अभी थोड़ी देर पहले ही इधर जो है बाबूगढ़ के और सिंभावली बॉर्डर पे एक कैंटर और जो है कार से टक्कर हो गई, जिसमें कार में 3 लोग थे। तीनों लोगों की डेथ हो गई है और जो कैंटर में 2 लोग थे वो घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो जिनकी डेथ हुई है उनका पता किया जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि वो कहाँ के हैं। गाड़ी पे नंबर हरियाणा का पड़ा हुआ है, हम लोग उस पर तस्दीक कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा सूचना आपको देंगे। अभी कैंटर और कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कार में सवार 3 लोग थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग कैंटर में थे, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANP न्यूज़।